अफ्रीका के 24 ट्रिलियन डॉलर के खजाने को लूटने की रेस लगी हुई है। चीन अमेरिका के चक्कर में जंग का मैदान बन गया है कांगो। जानेंगे कांगो में ऐसा क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ डीप सीक पर लगा आरोप कि इन्होंने चोरी कर लिया है और इस मामले में अब भारत में किसने इस बात को कह दिया है कि जो काम चाइना ने 20 साल में किया भारत 5 साल में कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफ्रीकी देश गरीब और बदहाल भले ही हों, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की रेस सुपर पावर्स के बीच में लगी है। पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा में हालात खतरनाक हो चुके हैं। सोमवार को रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने शहर पर कब्जा करने का दावा किया। यह शहर सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की जमीन में खरबों डॉलर की खनिज संपदा है जिसे अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि M23 के लड़ाकों ने शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस शहर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं और कब्जे का मतलब है पहले से ही अशांत इस अफ्रीकी देश में संघर्ष का और भी तेज होना। माना जा रहा है कि हालात खतरनाक होने के बाद पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और भी गंभीर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गोमा शहर पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद हजारों लोग अपने घरों से भाग चुके हैं और इस शहर के अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं अस्पतालों में भीड़ हद से ज्यादा बढ़ गई है। संघर्ष की वजह से हर दिन सैकड़ों लोग लापता हैं, घायल हो रहे हैं। घटना स्थल से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हजार नागरिक गोलीबारी में फंस गए हैं जिससे भारी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका बढ़ गई है। M23 मुख्य रूप से जातीय तुत्सी लोगों का एक ग्रुप है जो पूर्वी कांगो में वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है, जो सालों से संघर्ष की आग में झुलस रहा है। तुत्सी को कांगो की सेना में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने साल 2012 में देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद कई सालों तक ये ग्रुप निष्क्रिय रहा, लेकिन 2022 में इसने एक बार फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पूर्वी कांगो साल 1996 से 2003 के बीच इस संघर्ष के केंद्र में था, जिसे इतिहास की किताबों में अफ्रीका का विश्व युद्ध कहा गया है। इस दौरान इस क्षेत्र में कई विद्रोही गुट थे जो धातुओं, तांबे, कोबाल्ट, लिथियम और सोने के खदानों पर कब्जा जमाने के लिए खूनी संघर्ष में शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये संघर्ष कितना भयावह था इसका अंदाजा 1994 में कांगो के पड़ोसी देश रवांडा में हुए नरसंहार से लगाया जा सकता है, जब हुतू मिलिशिया ग्रुप ने 5 लाख से 10 लाख लोगों के बीच जातीय तुत्सी लोगों के साथ साथ उदारवादी हुतू मूल निवासी त्वा के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद जब हुतू मिलिशिया ने जवाबी संघर्ष शुरू किया तो डर के मारे 20 लाख से ज्यादा हुतू लोग भागकर कांगो चले आए। रवांडा के अधिकारियों का आरोप है कि देश से भागे हुए हुतू लोगों ने नरसंहार किया और कांगो के अधिकारी उनकी रक्षा करते हैं। रवांडा के अधिकारियों का कहना है कि हुतू रवांडा की तुत्सी आबादी के लिए खतरा है। वहीं M23 दावा करता है कि वो रवांडा के मूल निवासी तुत्सी और कांगोली लोगों को भेदभाव से बचाता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि उसका मकसद पूर्वी कांगो पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व हासिल करना है। दरअसल पूर्वी कांगो में दुर्लभ खनिज धातुओं का विशाल भंडार है और दुनिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल में होने वाले धातुओं के लिए कांगो पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए कांगो और रवांडा काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग का आकलन है कि पूर्वी कांगो में मौजूद खनिज संसाधनों की अनुमानित कीमत 24 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि विशालकाय खजाना होने के बाद भी पूर्वी कांगो के लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। देश में रहने वाले 10 करोड़ की आबादी में 60% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। संघर्ष ने उनकी जिंदगी के रास्ते पर मौत लिख दी है। कांगो, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट ने रवांडा में M23 विद्रोही समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। इस ग्रुप में अनुमानित 6500 से ज्यादा लड़ाके हैं। 2021 के बाद इसमें भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और आपको बता दूं जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पर, इसे देखकर लग रहा है कि ये जल्दी शांत भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका का प्रभुत्व है और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के फायदे को छीनना चाहते हैं। हालांकि इसमें भारत के भी 80 जवान फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये UN की पीस कीपिंग फोर्स के साथ गए हुए हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ
कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त डीप सीक ने एक अलग से तहलका मचाकर रखा हुआ है, जिसको लेकर अब बहुत तरह की बातें हो रही हैं। एक तो पहली बात ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ये सेंसर कर रहा है, ये सेंसरशिप कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा चीजों को काट छाट दिया जा रहा है। जब आप पूछेंगे शी जिनपिंग के बारे में तो ये जल्दी आंसर नहीं देगा, या फिर आप पूछेंगे भारत चाइना वॉर के बारे में तो इसमें भी ये आंसर नहीं देता है। तो असल में ये सेंसरशिप तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया हुआ है डीप ओपन एआई ने। ओपन एआई का कहना है कि इन्होंने हमारे कोड वगैरह को चुरा लिया है और चुरा कर इन्होंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब इसी चीज को लेकर अभी चल रहा है खोज कि आखिरकार कैसे इन्हें हासिल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चीनी कंपनी डीप सीक का एआई मॉडल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने मात्र $60 लाख में इसे तैयार किया है, जबकि अमेरिकी कंपनी ओपन एआई और गूगल को अपने एआई चैटबॉट बनाने में डीप सीक के मुकाबले 10 गुने से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ी है। अब इस कड़ी में भारत का भी नाम शामिल हो गया है। सवाल उठाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ के लिए भारत क्या कर रहा है। इस मामले में ब्रोकिंग सर्विस प्लेटफॉर्म जीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत का कहना है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया है, जब चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बढ़ रहा था तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, भारत एआई टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं है। डीप सीक चीन का एक स्टार्टअप है जिसने एआई बेस्ड चैटबॉट बनाया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे ओपन एआई की चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी। डीप सीक iOS ऐप स्टोर पर टॉप पर पहुंच गया। इसमें ओपन सोर्स एआई सेक्टर में मेटा और ओपन एआई को पीछे छोड़ दिया। डीप सीक ने अपने इस मॉडल को मात्र $60 लाख की लागत से तैयार किया है। नितिन कामत का कहना है कि भारत टेक्नोलॉजी और एआई इनोवेशन में चीन से पीछे रह गया। उन्होंने भारत के पीछे रहने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह फंडिंग से ज्यादा है कि प्रतिभा को भारत में न रोक पाना। कामत ने बुधवार को अपनी पोस्ट में लिखा, 1960-1970 के दशक में भारत और चीन के प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब एक जैसी थी। चीन ने 1980 के दशक में अपने अंदर सुधार शुरू किए। 1990 तक वे हमारे प्रति व्यक्ति जीडीपी से आगे निकल गए। आप हमारे विश्व दृष्टिकोण और आर्थिक मॉडल के अंतर के बारे में जो भी कहें, लेकिन उनकी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस काफी आगे है। डीप सीक इसका ताजा उदाहरण है। कामत ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारत की जुगाड़ मानसिकता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुझे लगता है कि भारत को हमेशा से जिस समस्या ने परेशान किया है वह है अल्पकालिकता। समस्याओं को आमतौर पर पैचवर्क जुगाड़ मानसिकता के माध्यम से हल किया जाता है। ये बात कारोबार, राजनीति आदि के मामले में सच है। कई समस्याओं के लिए दीर्घकालिक सोच की जरूरत होती है, लेकिन इसे बैंडेड समाधान मिल जाता है। बेहतरीन प्रतिभाएं अमेरिका चली जाती हैं और इसका फायदा उन्हें मिलता है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि चीन को ऐसा करने में 20 साल लग गए हैं, लेकिन अभी भी भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत 5 साल के अंदर ये चीजें कर सकता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।